बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया, बिहार एक ऐसा राज्य है, वहां की जो शिक्षा व्यवस्था है ऐसी है जिसको समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। सभी स्टूडेंट टीआरई 4 के नोटिफिकेशन के इंतजार कर रहे थे और सरकार के द्वारा उन्हें दिया गया एस्टेट 2026 का नोटिफिकेशन। तो जी हाँ, एस्टेट 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये आप एक चीज जान लीजिए कि बिहार में जो बीपीएससी होता है वह आपका एस्टेट का पेपर नहीं कराता है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इसका पेपर कराती है और बीपीएससी टीआरई 4 का जो पेपर होता है वो उसको कराएगा। तो एक आपके मन में बहुत सारे प्रश्न थे, बहुत सारे डाउट थे, आप लोग कुछ चीजें पूछ रहे थे पासिंग मार्क के बारे में, फॉर्म भरने की योग्यता क्वालिफिकेशन के बारे में और एग्जाम पैटर्न के बारे में बहुत सारे आपके प्रश्न थे। तो उन सभी प्रश्नों का आंसर आपको इस वीडियो लेक्चर में इस नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो एस्टेट का ये जो आया है नोटिफिकेशन, ये एस्टेट 2026 का नोटिफिकेशन है। परीक्षा से पहले दो तीन चीजें आप जान लीजिए कि आपका पेपर बहुविकल्पी पेपर होगा। एक प्रश्न जो है 1 नंबर का रहेगा और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपका जो पेपर होता है 150 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 100 जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके सब्जेक्ट के होते हैं और जो आपका 50 क्वेश्चन होता है वो सीडीपी से यानी कि दक्षता संबंधी चीजों से संबंधित होता है। इसकी भी चर्चा अभी हम लोग आगे करेंगे। तो ये वाला जो लिखा गया है ये है 9 से 10 का। तो 9 से 10 का अगर फॉर्म भरना है बिहार में, फॉर्म आप 9 से 10 के अध्यापक बनना चाहते हैं तो आप एक चीज जानते रहिए, चाहे बिहार में है या दूसरे राज्यों में है तो आपके पास बीएड वाली डिग्री होना चाहिए। तो बीएड की डिग्री के साथ साथ निम्न क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो कि यहाँ पर दिया गया है। ये सामान्य विषय यहाँ पर सब लिखे गए हैं, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, ये इतनी भाषाएं हैं। ठीक है, इतना भाषा के आप टीचर बनेंगे। उसके बाद अभी आपका नीचे गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है और सबसे नीचे शारीरिक शिक्षा है, उसकी भी अभी हम लोग बात करेंगे। तो इनका फॉर्म भरने के लिए जानते रहिए कि आपका क्या चाहिए, स्नातक चाहिए। स्नातक में 25 आपका 50% और आपके पास बीएड होना चाहिए। ये उनके लिए है जो आरक्षित वर्ग के हैं, उनका 45% में काम चल जाएगा और साथ में आपका बीएड होना चाहिए। कुछ लोग जो अपना बीए और बीएड एक साथ करते हैं और बीएससी बीएड एक साथ करते हैं, जो 4 साल वाली डिग्री होती है, तो अगर आपके पास वो डिग्री है जिसमें स्नातक और बीएड एक साथ कराया जाता है तो भी आप अध्यापक बन सकते हैं। तो गणित का, विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का अध्यापक बनने की क्या योग्यता है, अभी हम लोग आगे इस पे चर्चा करेंगे। और यहाँ पर ये जो आपका लिखा गया है ये ढेर सारा, ये है शारीरिक शिक्षा का। ठीक है, तो शारीरिक शिक्षा के अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो ये बहुत सारे यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन है। ठीक है, कुल मिला के आप एक मिनट यहाँ पर हम लोग नीचे जाते हैं। कुल मिला के आप इतना जानते रहिए कि आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, शारीरिक शिक्षा में स्नातक होना चाहिए जो कि 50% नंबर से होना चाहिए, तो भी आपका मामला बन जाएगा। इसमें आपका बीएड वाला काम नहीं है, बीएड नहीं मांगा जा रहा है। उसके अलावा आपके पास ये वाला भी देख लीजिएगा, ये ज्यादातर लोगों के पास नहीं होगा। और सब अंतर्राष्ट्रीय सारी चीजें हैं, ये सब आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, शारीरिक शिक्षा का जो कॉलम है वो बहुत बड़ा है, इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें समझाने के लिए हैं। तो ये सारी चीजों का अलग से वीडियो बना देंगे कि नहीं तो वीडियो हमारा बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। संगीत के अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं 9 से 10 में, तो 50% आपका होना चाहिए स्नातक में। कौन सा विषय होना चाहिए आपके पास, यहाँ पर देखिए मान्यता संस्था हाँ, इसमें देखिए बीएड, इसमें आपका संगीत में बीएड नहीं मांगा गया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान से रहिएगा, आपका संगीत से होना चाहिए। ललित कला में आपका 50% के साथ आपका जो ललित कला है उससे आपका स्नातक होना चाहिए और इसमें भी आपका बीएड नहीं मांगा गया है। ठीक है, नृत्य जो विषय होता है उसमें भी नृत्य शिक्षा में आपका 50% होना चाहिए और इसमें भी आपका बीएड नहीं मांगा गया है। तो 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर हमें बीएड की जरूरत नहीं है। और विशेष अध्यापक अगर आपको बनना है, जो दिव्यांग भाई बहन होते हैं उनको पढ़ाने के लिए, तो वहां पर भी स्नातक उपाधि 50% और भारतीय पुनर्वास जो है संस्था, उसमें जो स्पेशल बीएड होता है उसकी डिग्री होनी चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ पर लिखा गया है और आपके पास सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए दिव्यांगता वाला। आगे हम लोग मेन विषय पे चलते हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है, गणित। तो गणित का अगर आपको अध्यापक बनना है, ध्यान समझिए,
कि गणित का आपको इस अध्यापक बनना है तो स्नातक स्तर पर गणित तो होना ही चाहिए, और उसके साथ भौतिकी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, रसायन विज्ञान है या फिर सांख्यिकी है, इनमें से कोई एक विषय होना चाहिए। कुल मिला के आपके 2 विषय स्नातक स्तर पे होना चाहिए, जो यहाँ पर ये सब लिखा गया है। ठीक है, अब ऐसा मत सोचिएगा कि आपके पास भौतिकी है और आपके पास ये रसायन वाला है तो आप गणित के अध्यापक बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। गणित तो होना ही चाहिए और उसके साथ कोई एक और होना चाहिए, तो एक और में ये सारी जो भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान या सांख्यिकी है, इनमें से कोई एक होगा, आपका काम चल जाएगा। और अगर आपने बीटेक किया है, इंजीनियरिंग किया है, जिसमें गणित इस विशेष रूप से पढ़ाया गया है, तो भी आप जो है गणित के अध्यापक बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने बीसीए किया है तो भी आप गणित के अध्यापक बन सकते हैं। तो इतनी आपको डिग्री होनी चाहिए गणित के अध्यापक बनने के लिए। अब विज्ञान पे आते हैं। विज्ञान का अध्यापक बनना है तो उसको हम लोग जंतु विज्ञान कहें या प्राणी विज्ञान कहें, दोनों एक ही चीज होती है। तो चाहे जंतु विज्ञान, चाहे प्राणी विज्ञान, फिर वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र के विषय में ये इनमें से कितने विषय हो गए आपका? ये वाला एक विषय, ये वाला 2 विषय, ये वाला 3 विषय। तीनों विषय में से कोई आपके पास 2 विषय होना चाहिए। ठीक है, और अथवा अच्छा ठीक है, और इंजीनियरिंग में अगर आपने विज्ञान ऐसा कोई सब्जेक्ट लिया है बीटेक में, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी होता है, माइक्रोबायोलॉजी होता है, ये बीटेक में पढ़ाया जाता है, इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, तो वो लोग भी विज्ञान के अध्यापक बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ये सारी चीजें आपको चाहिए। स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित एवं इंजीनियरिंग में पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग में, यानी कि आपके पास ये जंतु विज्ञान तो होना ही चाहिए, एक बार फिर से समझ लीजिए, और वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, या फिर बायोटेक्नोलॉजी है या माइक्रोबायोलॉजी है तो भी आप बन सकते हैं। सामाजिक विज्ञान वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। तो सामाजिक विज्ञान के 4 विषय होते हैं। पहला इतिहास होता है, दूसरा भूगोल होता है, तीसरा अर्थशास्त्र होता है और चौथा राजनीति शास्त्र होता है, जिसको कहीं कहीं राजनीति विज्ञान भी कहते हैं। तो 4 में से कोई 2 विषय आपके पास होना चाहिए स्नातक में, ठीक है, ग्रेजुएशन में। लेकिन उन 2 में से ये वाला जो भूगोल है ये और ये वाला जो इतिहास है, भूगोल और इतिहास में से कोई एक तो होना चाहिए। तो यानी कि आपका जो डिग्री है उसमें या तो भूगोल हो या तो इतिहास हो, दोनों हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। दोनों में से एक तो आपका होना ही चाहिए, और एक है तो दूसरा आपका कोई भी हो सकता है, चाहे अर्थशास्त्र हो सकता है, चाहे राजनीति शास्त्र हो सकता है, चाहे भूगोल हो सकता है। मान लीजिए आपका इतिहास एक विषय है तो दूसरा विषय भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से कोई एक होना चाहिए। अगर आपका भूगोल एक विषय है तो दूसरे विषय के रूप में इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, इनमें से कोई एक आपका होना चाहिए। कुल मिला के ये इसका मामला है, इतना आप समझ गए। और अगर कहीं कहीं आपके डिग्री में प्राचीन इतिहास लिखा रहता है तो वो इतिहास ही माना जाएगा, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाषा से संबंधित चीजों में ये सब जानते रहिए कि चाहे आपने 2 साल पढ़ा है या 3 साल पढ़ा है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। भाषा जो ऊपर बहुत सारी भाषाएं आपको लिखी गई थी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, मैथिली, भोजपुरी, दुनिया भर की भाषाएं थी, उनमें चाहे आपने 2 साल पढ़ा हो या 3 साल पढ़ा हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं, इसकी अभी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो गया अपना इसका 9 से 10 वाला। अब ये वाला जो मामला है ये 11 से 12 वाला मामला है। इसमें इतने सारे सब्जेक्ट हैं, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राक, ये सब लैंग्वेज हैं। ठीक है, लैंग्वेज के आपको टीचर हैं बनना है। उसके बाद गणित है, भौतिकी है, रसायन शास्त्र है और नीचे आपका जंतु विज्ञान है। 1 मिनट नीचे आने दीजिए। हाँ, नीचे आपका जंतु विज्ञान है, इतिहास है, भूगोल है, राजनीति शास्त्र है, समाज शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, मनोविज्ञान है, गृह विज्ञान है और वनस्पति विज्ञान है। ये कुल मिला के आपके पास। उसके बाद आपका वाणिज्य भी है। देखो कुछ ज्यादा ही नीचे आ गए, सॉरी, चलो ठीक है, और अभी नीचे हैं तो उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो इसमें आपका क्या होना चाहिए? पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और आपके पास जो है बीएड होना चाहिए। 2 काम आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इन सारे जो विषय हैं उनका अध्यापक बनना है तो 50% आपका पीजी और साथ में बीएड होना चाहिए, या फिर 45% आरक्षित वर्ग से हैं और बीएड है तो भी काम आपका चल जाएगा। या फिर आपने क्या कर रखा है कि विश्वविद्यालय 50% स्नातकोत्तर, पीजी 50% से कर रखा है और बीएससी बीएड है तो भी आपका काम चल जाएगा। या फिर कुछ लोग ऐसे करते हैं कि आपके पास
जो 4 साल वाली डिग्री होती है, सॉरी 3 साल वाली, ये 3 साल वाली डिग्री होती है, बीएड एमएड इकट्ठा 3 साल की डिग्री होती है। अगर ये डिग्री आपके पास है और 55% से पीजी वाली डिग्री है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत आपके पास नहीं है। ठीक है, तो ये आपके इतने सारे विषय में फॉर्म भरने की योग्यता है। वाणिज्य के लिए जानते रहिए, वाणिज्य का फॉर्म भरना है तो आपको पीजी में 50% चाहिए और वाणिज्य विषय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण उम्मीदवार वाणिज्य संकाय के 3 विषय जैसे उद्यमिता होता है, लेखा शास्त्र होता है, बिजनेस स्टडीज होता है, में आवेदन कर सकते हैं। और सामान्य विषयों के लिए निर्धारित शैक्षणिक अभाव होता है, यानी कि आपके पास बीएड वाला काम तो होना ही चाहिए। अच्छा हाँ, सॉरी, इसमें बीएड नहीं मांगा गया है, इसमें बीएड नहीं मांगा गया है, वाणिज्य में बीएड नहीं मांगा गया है। ठीक है, ये जो कंप्यूटर साइंस है ये बहुत ही विवादास्पद है, इसके लिए अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे, नहीं तो उसी में सारा टाइम खर्च हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो योग्यता है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है। यही काम यहाँ पर कृषि का भी है, 50% हमें अंक चाहिए कृषि में, या उद्यान जो शास्त्र होता है उसमें आपका 50% होना चाहिए, और बाकी ये सारी चीजें लिखी गई हैं इनमें है, तो भी आपका काम यहाँ पर चल जाएगा। यहाँ पर बीएड आपका नहीं मांगा गया है। संगीत में भी बीएड की कोई आवश्यकता नहीं है, 50% आपका होना चाहिए। पीजी वाला डिग्री जो है उसमें 50% आपका होना चाहिए। अब विषय समूह देख लीजिए, कंफ्यूजन होती है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें बार बार कंफ्यूजन होती रहती है, वो सब्जेक्ट है फिजिक्स। तो फिजिक्स में आपके फिजिक्स है या इलेक्ट्रॉनिक्स है या अप्लाइड फिजिक्स है या न्यूक्लियर फिजिक्स, ये पीजी वाले सब्जेक्ट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट वाले सब्जेक्ट हैं। तो ये अगर हैं तो आप फिजिक्स का टीचर बन सकते, कोई एक भी है तो भी आप टीचर बन सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री हो चाहे बायोकेमिस्ट्री हो, दोनों एक ही चीजें मान ली गई हैं, दोनों में से कोई एक है तो भी आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स, तीनों में से कोई भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्स के लिए भी यहाँ पर मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, और ये जो एमकॉम अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। बिजनेस अगर इकोनॉमिक्स है तो आप एलिजिबल नहीं है, बाकी सब एलिजिबल हैं। एमकॉम की डिग्री है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बॉटनी जूलॉजी के लिए ढेर सारी चीजें लिखी गई हैं। अगर यानी कि विज्ञान का आपको अध्यापक बनना है बॉटनी और जूलॉजी से, तो बॉटनी जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर, ठीक है, बायोलॉजी और प्लांट साइकोलॉजी, इतने सारे सब्जेक्ट हैं। इनमें से कुछ भी है पीजी में तो आप जो बायोलॉजी है उसके अध्यापक बन सकते हैं। और मैथ का अध्यापक बनना है तो या तो मैथमेटिक्स होना चाहिए या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए, आप अध्यापक बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है मल्टीमीडिया के बारे में हमें नहीं पढ़ाया जाता है, इसके लिए इसका फॉर्म नहीं निकाला गया है, उसकी हमें यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। आगे जो सबसे महत्वपूर्ण है वो अपना नंबर है। ये 100 नंबर का आपका जो सब्जेक्ट है उसका पेपर होगा, और शिक्षण कला और अन्य दक्षता का जो पेपर होगा 50 नंबर होगा। टोटल 150 नंबर का आपका पेपर होगा। फॉर्म भरने के लिए आप कहीं से भी हैं फॉर्म भर सकते हैं, पूरे उत्तर भारत में किसी भी राज्य से हैं आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन दूसरे अगर राज्य में है तो आपको कोई यहाँ पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, यही यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, और अगर उत्तर बिहार राज्य के निवासी हैं और अनुसूचित जाति से हैं, जनजाति से हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं, दिव्यांग कोटि के हैं, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो बना है वहां पर आपको शैक्षणिक अर्हता में 5% की छूट दिया जाएगा, यानी जहां पर 50% लिखा था वहां पर आपको 45% माना जाएगा। ये सारी चीजें यहाँ पर आप जानते रहिए। आगे बढ़ते हैं। फॉर्म भरने की जो न्यूनतम उम्र है वह 21 वर्ष है। अधिकतम उम्र अनारक्षित पुरुष के लिए 37 साल है, तो यही अदर स्टेट के लिए भी है। दूसरे राज्य के स्टूडेंट के लिए 37 साल है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई मतलब नहीं। तो बिहार में अनारक्षित महिला के लिए 40 साल है, और पिछड़ा वर्ग के लिए भी 40 साल है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग चाहे महिला हो चाहे पुरुष, दोनों के लिए 40 साल है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 42 साल है। अरे ये 42 कैसे मिसप्रिंट हो गया क्या, 42 साल यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें लग रहा है मिसप्रिंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे काम करते हैं। तो इसमें तो कोई चीज जानने समझने वाली है नहीं, यहाँ तो सब कुछ सही है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 साल के छूट दिया जाएगा, ये मतलब फॉर्म भरने में 3 साल की छूट दी जाएगी, ये सारी चीजें हम लोग जानते ही हैं। और जो दिव्यांग अभ्यर्थी होते हैं वो 10 साल की छूट दी जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर आप मान लेते हैं अनारक्षित वर्ग से हैं
ठीक है, और बिहार से हैं और दिव्यांग हैं तो 10 साल की छूट मिलेगी, आप 47 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, ये यहाँ पर कहने का मतलब है। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 साल की यहाँ पर छूट दी गई है। अब पासिंग मार्क पे चलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं पर सारी कंफ्यूजन है। सामान्य वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग और अदर स्टेट दोनों एक ही चीज है। यहाँ पर सामान्य वर्ग पुरुष की बात हो रही है, ठीक है, MALE मेल, और तो बिहार के जो पुरुष हैं और अदर स्टेट में महिला और पुरुष दोनों आ गए, ठीक है, उनके लिए 50%, 50% का मतलब होता है कितना, 150 का 50% यानी 75 नंबर पर पासिंग मार्क है। पिछड़ा वर्ग के लिए जब ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पर महिला पुरुष दोनों के लिए है, पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष के लिए 45.5, तो जब 45.5 निकालेंगे तो हमारा अंक आता है 68.25, इतना नंबर पासिंग मार्क है। अगर 68 नंबर आपका आया तो भी आप फेल हैं, आपको कम से कम 69 लाना पड़ेगा पास होने के लिए, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं, तो 68 फिर 68.25 ऐसा नंबर कभी नहीं मिलेगा आपको, या तो 68 मिलेगा या 69 नंबर मिलेगा, तो कुल मिला के 69 नंबर पासिंग लाना पड़ेगा। और एक चीज और जान लीजिए, अगर 2 से ज्यादा शिफ्ट में आपका पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन भी किया जाता है, तो नॉर्मलाइज्ड जो स्कोर होता है वही पासिंग मार्क माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके 68 नंबर हैं और आप पिछड़ा वर्ग से हैं तो आप फेल हैं, 69 नंबर लाना पड़ेगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5% है, तो 42.5 को जब 150 के हिसाब से निकालोगे तो आपका जो नंबर आता है 63.75 आता है। तो अगर आपके 63 नंबर हैं तो आप फेल हैं, आपको कम से कम 64 नंबर लाना ही पड़ेगा। और आपका जो SC है, ST है, दिव्यांग है, महिला है, सबके लिए 40% है, तो 40% जो होता है 150 नंबरों का वो 60 नंबर होता है, यानी 150 में कम से कम 60 नंबर तो लाना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दिया गया है। आरक्षण का लाभ मूल निवासियों को मिलेगा, ये बार बार और हर जगह लिखा गया है। परीक्षा शुल्क की बात करें तो जो सामान्य वर्ग है और EWS है और आपका पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा, BC EBC सबके लिए कितना जो है 960 रुपया है एक पेपर के लिए, अगर दोनों भरेंगे तो 1440 रुपया है। और SC ST और दिव्यांग भाइयों के लिए एक पेपर के लिए 760 और दोनों पेपर के लिए 1140 रुपया है, ठीक है। तो ये परीक्षा शुल्क हो गया। और तो हमने उम्मीद है सारी चीजों की जानकारी आपको दे दिया गया है और यहाँ पर कुछ भी बताने लायक नहीं है, जितने भी आपके क्वेश्चन थे वो सारी जानकारी आपको दिया गया। नॉर्मलाइजेशन के बारे में लिखा गया है, वही चीज जो हमने अभी बताई कि एक से ज्यादा शिफ्ट में पेपर होगा तो नॉर्मलाइज्ड होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मलाइज्ड स्कोर कहते हैं, वही आपका पासिंग मार्क बन जाएगा। यहाँ पर उन्होंने उदाहरण देके समझाया है कि अगर आपका 150 में 76 नंबर है और नॉर्मलाइजेशन हो जाता है तो आपके नंबर घट जाते हैं और 74.90 नंबर आता है, तो चूंकि पास होने के लिए 75 नंबर चाहिए तो आप क्या है, अनुत्तीर्ण है, आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो पास होने के लिए 75 नंबर सामान्य वर्ग के लिए चाहिए, और सामान्य वर्ग और के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं बिहार में और अदर स्टेट के महिला पुरुष दोनों के लिए 75 नंबर पासिंग मार्क है। पास होने के लिए आपको भैया इतना नंबर लाना ही पड़ेगा। परीक्षा आपको पता है 2.5 घंटे का पेपर होगा, CBT मोड पे पेपर होगा, बहुविकल्पी पेपर होगा। और आपका जो फॉर्म भरा जाएगा 31 तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा, 17 तारीख से फॉर्म भरना आपका स्टार्ट हो रहा है। तो 17 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, 31 तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा और 10-15 दिन बाद आपका 15-20 दिन बाद आपका पेपर हो जाएगा, यानी सितंबर में पेपर हो जाएगा और 20-25 सितंबर तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। नहीं, सितंबर में सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। और सितंबर में ही TRE-4 भी आएगा, सितंबर में ही TRE-4 भी आएगा। ये फॉर्म भरने के बारे में सारी चीजें लिखी गई हैं, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, किसी साइबर कैफे पे जाइए, अपना फॉर्म भरा लीजिए। अगर साइबर कैफे पे नहीं जाना है तो मोबाइल से ही अपना फॉर्म भर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, जिसकी जरूरत है, उनको समझ लीजिए कि जितना भी आपने पढ़ाई किया है वो सब चाहिए। हाई स्कूल का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, इंटर का, स्नातक का, सब कुछ चाहिए। स्नातकोत्तर यानी PG वाला फॉर्म भर रहे हैं 11 से 12 वाला, तो आपका PG वाली डिग्री चाहिए, ठीक है। उसके अलावा भी B.Ed तो चाहिए ही, उसके अलावा भी कुछ भी पढ़ा है आपने तो भी उसको लगा दो, यानी जो कुछ भी अब तक पढ़ा है सब लगा दो, ठीक है। उसके अलावा आवास प्रमाण पत्र चाहिए, अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो उसका जो है जो प्रमाण पत्र होता है वह चाहिए। और अगर आप BC और EBC कैटेगरी के हैं तो नॉन क्रीमी लेयर वाला जो प्रमाण पत्र होता है वह चाहिए। दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता वाला प्रमाण पत्र चाहिए। भूतपूर्व सैनिक हैं तो भूतपूर्व सैनिकों का जो प्रमाण पत्र होता है वह भी आपको चाहिए, यानी जो कुछ भी है सब आपको लगाना है। आधार कार्ड भी अपडेट आपको रखना है।
ठीक है, तो ये फॉर्म भरने के बारे में सारी चीजें बताई गई हैं, जिसकी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। ये इनका हेल्पलाइन नंबर है जो कि कभी नहीं मिलता है, तो इसके चक्कर में परेशान नहीं होना है, अच्छे से सोच समझ लेना है। अधिक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको सारी जानकारी मिलेगी। कुल मिला के फॉर्म भरने के बारे में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं, सभी इंपॉर्टेंट चीजें हमने उम्मीद है बता दी है। अगर कोई चीजें छूट जा रही हैं तो आप कमेंट करिएगा, उसका हम आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो उम्मीद है सारी चीजें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई हैं और आपको समझ में आ गई होंगी। अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करिए, उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।